हेलो नमस्कार। मैं रतन सिंह पायल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जनरल साइंस की लेक्चर सीरीज में आज अपना जो टॉपिक होगा वो होगा प्रकाश यानी कि लाइट। ठीक है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये बनता है कि प्रकाश क्या है। तो देखो, क्या से जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लो ध्वनि क्या है, ऊष्मा क्या है, प्रकाश क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा है। पहला क्वेश्चन याद हो गया मेरे हिसाब से। नंबर 2 क्वेश्चन आपका यह बनता है, शुरुआती रूप से अगर देखें कि प्रकाश वो किस रूप में चलता है। ठीक है ना। तो आप लिखोगे कि प्रकाश जो है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चलता है। दूसरा क्वेश्चन याद हो गया। फिर आगे क्वेश्चन यह बनता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती हैं। तो आप लिखोगे वे तरंगे विद्युत चुंबकीय होती हैं जो निर्वात में गति कर सकती हैं। तो अगला क्वेश्चन आपने ये सीखा कि प्रकाश वो निर्वात में भी आसानी से चल सकता है। ठीक बात है। मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन याद हो गया कि प्रकाश वो किस रूप में चलता है। तो आपने ये सीखा कि प्रकाश वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। आगे आपने ये पूछा, ये सीखा कि विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी होती हैं। तो आपने ये कहा कि ये निर्वात में चलने वाली तरंगें होती हैं। यहाँ से आपने ये सीख लिया कि इस प्रकार से प्रकाश है वो भी किस में चल सकता है, निर्वात में चल सकता है। ये क्वेश्चन आपने याद कर लिए। फिर बाद में एक क्वेश्चन तरंग की बात आ गई कि जब तरंग चलती हैं, जब तरंग संचरित होती हैं, प्रोपेगेट होती हैं, तो अपने साथ क्या लेके चलते हैं, यानी किसका वहन करते हैं, अपने साथ क्या लेके चलती हैं। तो अब में आपके लिखा हो सकता है कि शक्ति लेके चलते हैं, कार्य। तो आपका आंसर होगा तरंगों के द्वारा ऊर्जा का संचरण होता है। तरंगों के द्वारा किसी भी प्रकार की तरंग हो वो अपने साथ किसका संचरण करते हैं, ऊर्जा का संचरण करते हैं। इस प्रकार से आपने 3 क्वेश्चन तैयार कर दिए हैं। नंबर 4 अगर मैं बात करूं कि सूर्य का प्रकाश या फिर कोई भी प्रकाश है वो अपने पास किस प्रकार से पहुंचता है या किस रूप में पहुंचता है या कौन सी तरंगों के रूप में पहुंचता है। तो देखो, जो सूर्य का प्रकाश अपने पास में विकिरणों के द्वारा पहुंचता है, किसके द्वारा, विकिरणों के द्वारा पहुंचता है या रेडिएशन के द्वारा पहुंचता है। यह आपने सीखा है। आपने सीखा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर विकिरणों के द्वारा पहुंचता है। और ये अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने टाइम में पहुंचता है। तो नंबर 5 क्वेश्चन कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकंड का समय लेता है। कितना समय लेता है, लगभग 500 सेकंड का समय लेता है। एक बार दोबारा देखो, कुछ भी नहीं है, केवल आप तो दिमाग पे लोड मत लेना। प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। आपने आगे सीखा प्रकाश किन तरंगों के रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। फिर आगे मैंने ये बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी होती हैं, जो निर्वात में गति कर सकती हैं। इस प्रकार से आपने क्या सीखा कि इस प्रकार प्रकाश भी निर्वात में गति कर सकता है। फिर बाद में यहाँ पे मैंने क्या बताया कि तरंगें जब संचरित होती हैं या चलते हैं तो अपने साथ वो किसका वहन करते हैं। तो आप लिखोगे ऊर्जा का वहन करते हैं। इसके बाद में आपने सीखा कि सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पर कौन सी विधि से पहुंचता है। तो आपने याद किया विकिरणों के द्वारा पहुंचता है, या फिर आप सीख सकते हो रेडिएशन के द्वारा पहुंचता है। फिर आगे मैंने ये बताया कि कितना टाइम लेता है। तो आपने ये सीखा कि लगभग 500 सेकंड का समय लेता है। फिर बाद में सूर्य की बात आ गई कि सूर्य लगातार ऊर्जा दे रहा है अपन को। तो सूर्य के अंदर कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं। तो आप ये भी यहीं सीख सकते हो, सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होती हैं। कौन सी बताई मैंने, नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होती हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होते हैं। तो इस प्रकार से 5-6 क्वेश्चन आपने सीख लिए। अब बात आती है आगे, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है भाई कि सबसे ज्यादा वेग किसका होता है। तो देखो, अपन अगर जनरल साइंस की ही अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वेग प्रकाश का होता है। सबसे ज्यादा वेग किसका होता है, प्रकाश का होता है। और प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है, चलो सर्वाधिक वेग किसका बताया मैंने,
सर्वाधिक वेग जो है वो किसका होता है? प्रकाश का होता है। ठीक बात है ना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये बनता है कि निर्वात में प्रकाश का सर्वाधिक वेग कहां पर होता है? प्रकाश का जो मैक्सिमम वेग है, वेलोसिटी है, वो किस में होती है? निर्वात में होती है। निर्वात यानी वैक्यूम, वैक्यूम में होती है। ये भी क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो देखो ये सबने याद कर रखा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहां पे थोड़ा गौर कर लेना, ये सब के याद रहता है, इसका कोई खास बात नहीं है। इसी लाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। फिर बाद में देखो आइंस्टीन ने क्या बताया था? आइंस्टीन का जो सापेक्षिकता का सिद्धांत है या रिलेटिविटी थ्योरी है, मैं लिख रहा हूं सापेक्षिकता के सिद्धांत से। किसके? आइंस्टीन के। सापेक्षिकता के सिद्धांत से कौन सी राशि हमेशा नियत रहती है? क्वेश्चन ये है अपना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पहले तो पहला क्वेश्चन तो जीके का आपने साइंस का ये सीख लिया कि सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया, तो आप लिखोगे आइंस्टीन ने दिया। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग कौन सी राशि हमेशा नियत रहती है, चेंज नहीं होती? तो उसमें लिखा होगा वैसे लंबाई नियत रहती है, समय नियत रहता है, द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान नियत रहता है, किसी वस्तु की लंबाई नियत रहती है, घड़ी का टाइम नियत रहता है। ठीक है ना। एक ये भी लिखा हो सकता है कि प्रकाश का वेग नियत रहता है। तो यहां आपका आंसर होगा कि प्रकाश का वेग हमेशा नियत रहता है। ठीक बात ना। यानी अगर आप गति करते हो तो प्रकाश का वेग चेंज नहीं होगा। इस प्रकार से समझना इस बात को। फिर बाद में एक क्वेश्चन ये बनता है कि देखो अपन लोग पढ़ते हैं कि आइंस्टीन ने मुख्यतः 2 बातें की थी। देखो एक तो सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, एक दिया था प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी, नहीं प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। ठीक है ना। क्वेश्चन ये बनता है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था 1921 में, किसके लिए मिला था? तो आप देखोगे, देखो आइंस्टीन को लगता यूं है कि इसके लिए मिला होगा, लेकिन नोबेल प्राइज किसके मिला था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन दोबारा रिवाइज करना। क्वेश्चन क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला और किस खोज के लिए मिला? तो आप बताओगे कि 1921 में मिला था। ठीक है ना। और किसके लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए अपन को मिला था। ठीक है ना। चलो ये बताओ फिर, ये क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया, कोई खास बात नहीं है। यहाँ पे ये याद रखना है कि सापेक्षिकता के सिद्धांत के अकॉर्डिंग नियत राशि कौन सी है? तो आप लिखोगे प्रकाश का वेग नियत है। फिर बाद में यहां मैंने क्या बताया? निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसके बाद में यहां पे लिखा प्रकाश का मैक्सिमम वेलोसिटी वो कहां पर होती है? वैक्यूम के अंदर होती है, निर्वात के अंदर होती है। फिर बाद में क्वेश्चन आया यह आता है कि निम्न में से सर्वाधिक वेग किसका होता है? तो देखो जनरल साइंस की अगर मैं बात करता हूं तो मैं लिखूंगा प्रकाश का वेग मैक्सिमम होता है। ठीक बात ना। तो भाई ये अपन ने बात कर ली। कुछ और बात करें, एक क्वेश्चन यह भी आता है कि निर्वात के अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सीधा सा आंसर है, थोड़ी देर पहले बोला कि प्रकाश का वेग देखो माध्यम पर तो डिपेंड करता है। प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यमों के अंदर प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। थोड़ी देर में अभी 1 मिनट में बात करूंगा मैं कि जैसे मान लो कांच में प्रकाश का वेग अलग कम होता है, कांच से थोड़ा ज़्यादा पानी में होता है और पानी से ज़्यादा निर्वात में होता है। इस प्रकार से हवा में होता है, निर्वात में होता है। ठीक है ना। देखो ध्यान देने वाली बात यह है प्रकाश का वेग, चलो लिखेंगे ये पॉइंट अपना, प्रकाश का वेग किस पर डिपेंड नहीं करता है? ताप पर निर्भर नहीं करता है, पर निर्भर नहीं करता। इसका अर्थ क्या है कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज या इंक्रीज होता है तो वेग क्या रहता है? इसका नियत रहता है।
ये बात थी। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है, ये लाइन बोली थी। एक आपने नाम सुना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक का नाम सुना होगा। जिस माध्यम का म्यू अधिक होता है, जिस माध्यम का म्यू अधिक होता है उसमें प्रकाश का वेग कम होता है, प्रकाश का वेग है वो क्या होता है, कम होता है। ध्यान देना इस बात पे। जैसे मैंने क्या बताया, म्यू ज्यादा तो प्रकाश का वेग क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। अगर आप और ज्यादा डिटेल में समझना चाहो तो म्यू का एक सूत्र होता है, म्यू बराबर सी अपॉन वी। म्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन वी। सी है वो निर्वात में प्रकाश का वेग है, ठीक बात है ना, और वी है वो क्या है, माध्यम के अंदर प्रकाश का वेग है, ठीक है। तो इसी लाइन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि v बराबर क्या हो जाएगा, c अपॉन म्यू हो जाएगा। थोड़ा गौर करना इस बात पे। अब देखो सेम ये लाइन लिखी हुई आ गई है, अगर म्यू ज्यादा तो v कम, म्यू ज्यादा तो v क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो अब देखो अब बात आती है एक दो को, कुछ लोग याद करने की कोशिश करते हैं कि कांच में वेग इतना होता है, जल में वेग इतना होता है। देखो याद नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो आप केवल म्यू याद कर लो एक दो के। जैसे अगर मैं जल की बात करता हूं, आपसे पूछा जाए, चलो क्वेश्चन है कि जल में प्रकाश का वेग कितना होगा, जल में प्रकाश का वेग कितना होगा, ये क्वेश्चन आ गया मान लो एग्जाम के अंदर। तो भाई याद करना जरूरी नहीं है, ये फॉर्मूला तो याद रखना अपनी मजबूरी है, क्योंकि डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है और किसी और के लिए पूछा जा सकता है। मेरी जहां तक सोचा वहां तक एक दो को अपनी म्यू याद रखेंगे, जैसे हीरे का याद कर लिया, जल का याद कर लिया, कांच का याद कर लिया, ठीक है ना। तो देखो जल के लिए म्यू का जो मान है वो होता है 4/3। कई लोग 1.33 लिखते हैं, वो भी सही है ना। अच्छा, फिर बाद में इस सूत्र से जल के अंदर प्रकाश का वेग, जल के अंदर प्रकाश का वेग v बराबर क्या हो जाएगा, c अपॉन म्यू। c यानी निर्वात में प्रकाश का वेग फिक्स है 3 × 10⁸ बटा इस जगह बटा, म्यू का मान कितना था 4/3। इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर सेम ऐसे मान लो आपसे पूछ ले कि कांच में, कांच के लिए म्यू का मान होता है 1.5। अपना फॉर्मूला यही है कि कांच के अंदर प्रकाश का वेग v बराबर क्या हो जाएगा, c अपॉन म्यू। c अपना वही फॉर्मूला सूत्र है, वैल्यू है 3 × 10⁸ बटा में म्यू की जगह क्या लिखूं 1.5। ये काट पीट करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मेरा यहाँ पर टारगेट बताने का ये है कि आप याद करो तो म्यू करो, ये याद मत करो। ये वहां पर हो सकता है कि म्यू दिया गया हो तो आपसे प्रकाश का वेग निकलवा ले। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल किए। आपने फिलहाल तो ये सीखा कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होता है, निर्वात में होता है, और निर्वात में कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। आगे आपने ये सीखा कि निर्वात में प्रकाश का वेग है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो भी प्रकाश का वेग प्रभावित नहीं होगा। फिर आपने ये सीखा कि आइंस्टीन ने यह कहा था कि प्रकाश का वेग हमेशा नियत रहता है। यह सिद्धांत कौन सा है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या फिर सापेक्षिकता का सिद्धांत है। कई बार आपेक्षिकता भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक बात है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं कि भाई प्रकाश के बारे में कई बातें बताई गई थी। देखो कि शुरुआत में बताया गया था प्रकाश का कणिका सिद्धांत, कणिका कॉर्पुस्कल थ्योरी ऑफ लाइट। तो इसके लिए सही जो शुरुआत में जो विचार देने वाला था वो था वैज्ञानिक था देकार्ते, लेकिन फिर बाद में रिटर्न किसने किया, लिखा किसने था, न्यूटन ने लिखा था। इसलिए आजकल क्या है कि न्यूटन ही लिखा हुआ आता है एग्जाम के अंदर भी, न्यूटन ही। कौन सा सिद्धांत, प्रकाश के सिद्धांत की बात कर रहा हूं। नंबर पहला प्रकाश का कणिका सिद्धांत, प्रकाश का कॉर्पुस्कुल थ्योरी ऑफ लाइट, कणिका सिद्धांत किसने दिया, तो आप लिखोगे न्यूटन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसके बाद में आगे आप सीख सकते हो कि प्रकाश का तरंगाग्र सिद्धांत
या फिर तरंग सिद्धांत? तो इसका आंसर है हाइगेंस के द्वारा दिया गया था, हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। फिर बाद में तीसरा है, थोड़ी देर पहले बात की थी कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, यह विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? वो था मैक्सवेल। क्या था? मैक्सवेल था। इसके बाद में आप ऐसे कर सकते हो, एक ये भी मोस्ट है, यहां पर दो बात बताऊंगा मैं आपको। एक है विकिरणों का क्वांटम सिद्धांत, विकिरणों का क्वांटम सिद्धांत। अगर ये नाम आता है तो आप लिखोगे प्लांक, पूरा नाम है मैक्स प्लांक। लेकिन सेम क्वेश्चन यूं आ जाता है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। यहां थोड़ा सोचने वाली बात हो जाती है, क्योंकि विकिरण एनर्जी जो है, जो आपकी जो विकिरणों की जो ऊर्जा है, उसको सबसे छोटा क्वांटों के रूप में या छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, बंडल्स के रूप में किसने बांटा था? ये मैक्स प्लांक ने बांटा था। लेकिन प्रकाश की जब बात आती है तो अपन करते हैं आइंस्टीन, आइंस्टीन करते हैं। इससे ज्यादा जो क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटी ये है कि आइंस्टीन ने क्या कहा था कि प्रकाश है वो फोटोन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? फोटोन। तो क्वेश्चन ये बन सकता है एक बढ़िया सा कि प्रकाश या फोटोन की खोज किसने की, या फोटोन नाम किसने दिया? तो आप क्या लिखोगे? आइंस्टीन ने दिया था। ठीक बात ना? या फिर यूं आ सकता है कि प्रकाश का फोटोन सिद्धांत किसने दिया? तो आप क्या लिखोगे? प्रकाश का फोटोन सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। क्या बात समझ आ गई सबके? फिर बाद में देखो फोटोन का जिक्र, पहले तो फोटोन क्या बताया भाई, आप यूं समझो कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने क्या बताया था? उन छोटे छोटे कणों को फोटोन नाम दे दिया था। फिर आगे क्वेश्चन ये बनता है कि फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा दी जाती है E = h न्यू। H को बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट और न्यू है वो इसकी फ्रीक्वेंसी है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी है। एक बार यहां दोबारा रिवाइज करो। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, विकिरणों का क्वांटम सिद्धांत प्लांक। फिर बाद में प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत आइंस्टीन। आइंस्टीन ने क्या बताया? फोटोन के बारे में। ठीक है, फोटोन की ऊर्जा E = h न्यू। चलो ये बात हो गई। इसके बाद में एक आता है अपना क्वेश्चन बढ़िया सा, प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति, यहां पर दो प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो ये यूं पूछता है कि प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो वहां पे लिखा होगा अनुदैर्घ्य, लॉन्गिट्यूडनल, अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स, इस प्रकार से लिखा होता है। तो देखो मैं पहले बात करता हूं इसकी, जो प्रकाश तरंगें जो होती है ना, प्रकाश तरंगें, उनकी प्रकृति होती है, देखो प्र से अनुप्रस्थ, याद कर सकते हो। प्र से कैसी होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। फिर बाद में अगर आपसे सेम एक क्वेश्चन ये बता देता हूं, ध्वनि तरंगें, तरंगों की जो प्रकृति है दै से अनुदैर्घ्य, याद कर सकते हो, अनुदैर्घ्य। दो क्वेश्चन याद हो गए आपके कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति है वो कैसी होती है? अनुदैर्घ्य। अगर कोई इंग्लिश का तो ये लिखेगा लॉन्गिट्यूडनल, और इसकी कैसी होती है? ट्रांसवर्स नेचर होती है प्रकाश की। बात याद होगी सबके? मैं बात कर रहा हूं नंबर 2, प्रकाश की जो प्रकृति है, सबने पढ़ा है प्रकाश की प्रकृति, वो द्वैत होती है। द्वैत अगर बोलूं तो ड्यूअल नेचर। द्वैत का मतलब है कि प्रकाश के कुछ गुण हैं, उनकी व्याख्या अपन तरंग मानकर करते हैं। पहली प्रकृति कौन सी होगी? तरंग प्रकृति होगी। और कुछ गुणों की व्याख्या अपन कण मानकर करते हैं, और कण को नाम दिया था आइंस्टीन ने फोटोन। ठीक है ना? यह सबको पता है कि प्रकाश की प्रकृति है वो ड्यूअल नेचर होती है, सबको मालूम है। दो प्रकृतियां कौन कौन सी? तरंग और कण, ये भी सबको मालूम है। फिर छोटी सी बात ये शायद थोड़ा कम मालूम हो कि फोटोन किसने बताया था कि प्रकाश का फोटोन होता है इस प्रकार से?
तो आपने लिखा आइंस्टीन ने किया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन यहाँ नहीं आता, क्वेश्चन ये आता है कि किन गुणों की व्याख्या तो तरंग प्रकृति मानकर की और किन गुणों की व्याख्या फोटोन प्रकृति मानकर की। तो देखो मैं इधर से चलूंगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कण प्रकृति मानकर 3 प्रभावों की व्याख्या की गई। प्रकाश के द्वारा प्रकाश की कण प्रकृति मानकर मुख्यतः 3 प्रभावों की व्याख्या की गई। एक तो है प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा जो है वो है अपना कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव। और तीसरा है रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव। रमन प्रभाव है वो प्रकीर्णन से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रकीर्णन से संबंधित है। तो मेरा तो ये कहना है कि इन 3 को याद कर लो। ये 3 तो आपके कण में आ रहे हैं, बाकी बचे सारे इसमें आ जाएंगे। इसमें जैसे हम एक बार तो दोबारा, प्रकाश की फोटोन प्रकृति मानकर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की गई, जिसकी व्याख्या किसने की? आइंस्टीन ने की थी। कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या की जाती है। फिर बाद में रमन प्रभाव की व्याख्या की जाती है। रमन प्रभाव किसने दिया? सीवी रमन ने दिया, जिसके लिए इसको नोबेल प्राइज मिला, याद हो तो। और नोबेल प्राइज मिला 28 फरवरी 1930, ठीक बात ना। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, अपना ध्यान देना। इसके बाद में रमन प्रभाव हो वो किससे संबंधित है? प्रकीर्णन से संबंधित है। तो ये आपने याद कर लिया। अब बात आती है ये, या तो इनको मतलब इनको याद कर लो और बाकी बचे तरंग में आ जाएंगे, या फिर याद ही करना चाहो तो नंबर 1 आपका आता है परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। ये सारी बातें आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ये लिखना कोई आवश्यक नहीं है। फिर बाद में देखो एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य के अंदर। देखो एक क्वेश्चन ये आता है कि ध्रुवण जो शब्द, पोलराइजेशन जो शब्द बोला मैंने, पोलराइजेशन, वो केवल अनुप्रस्थ तरंगों का होता है, केवल अनुप्रस्थ तरंगों का होता है। यानी कहने का मतलब प्रकाश का ध्रुवण होता है। तो क्या ध्वनि का ध्रुवण होगा? ध्वनि का ध्रुवण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य होती हैं। ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं? अनुदैर्घ्य होती हैं। और अनुदैर्घ्य यानी लॉन्गिट्यूडनल तरंगों का ध्रुवण कभी नहीं होता है। तो दोबारा रिवाइज करें कि आपसे पूछा जाए ध्रुवण क्या दर्शाता है, तो आप ये कहोगे ध्रुवण प्रकाश की या किसी भी तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति को दर्शाता है। यदि किसी तरंग का ध्रुवण अगर हो गया तो इसका अर्थ क्या है कि वो अनुप्रस्थ प्रकृति की है। अगर कोई तरंग, कोई भी तरंग मान लो, वो अनुदैर्घ्य प्रकृति की है तो उसका ध्रुवण नहीं होगा। फिर बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश की तरंग प्रकृति होने की पुष्टि किससे होती है, तो आप ये कह सकते हो कि तरंग प्रकृति की पुष्टि विवर्तन से होती है, व्यतिकरण से होती है। ये दो मुख्य हैं, बाकी और भी ले सकते हो, ध्रुवण भी ले सकते हो। और पहला नंबर विवर्तन, दूसरा नंबर व्यतिकरण। तो भाई इस प्रकार से अपने प्रकाश की प्रकृति की कुछ बातें कर ली, ठीक है ना। अब बात देखो आगे चलती है कि प्रकाश जो है कई बार नाम आ जाता है श्वेत प्रकाश या फिर प्रकाश, एक ही बात है। उसमें कितने रंग होते हैं, तो आप लिखोगे 7 रंग होते हैं। फिर अपना फर्ज बनता है इनके रंगों का क्रम याद करें। तो क्रम आपका होगा VIBGYOR। आप ये याद रख लो, मेरे हिसाब से इंग्लिश वर्ड सबके याद हैं। V का वॉयलेट, I का इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और फर्स्ट और लास्ट के याद करना चाहो बैंगनी और लाल, लास्ट वाले का, ठीक बात है ना। फिर एक चीज और याद करो, अपन जैसे ही इधर चलते हैं तो लैम्डा बढ़ता है, तरंग दैर्घ्य बढ़ता है। बात ये भी याद होगी सबके। यानी तरंग दैर्घ्य बढ़ता है तो जैसे इधर जाओगे तो आवृत्ति कम होती है, आवृत्ति कम होती है।
अब मेरी बात सुनो, आपने ये सीखा कि वॉयलेट यानी V का तरंग दैर्घ्य सबसे कम और R का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा। बात याद होगी सबके, V का तरंग दैर्घ्य सबसे कम, R का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा। अब मैं एक चीज याद करवाऊंगा, लाल ये याद कर लो, जो रेड कलर है उसका एक तो लैम्डा ज्यादा होता है, एक V ज्यादा होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य और वेग सबसे ज्यादा होता है। अन्य कोई भी राशि पूछ ली जाए तो आप क्या बताओगे, सबसे कम होता है। यह तो क्या होते हैं इसके सर्वाधिक। आप देखो अन्य क्या क्या पूछ सकता है वो, कि आवर्ती सबसे ज्यादा किसकी, या सबसे कम किसकी, या ऊर्जा पूछ सकता है, या आपसे पूछ सकता है अपवर्तनांक, या आपसे पूछ सकता है वर्ण विक्षेपण या विचलन। ये 3-4 बात पूछी जा सकते हैं। आप देखो एक क्वेश्चन एक ही साथ रिवाइज करो। होता क्या है कि अलग अलग जगह पढ़ते हैं तो अपने याद नहीं हो पाता है। यहाँ बताओ मेरे को, मैंने क्या बताया है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ और वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है, अन्य राशियां सबसे कम होती हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लाल रंग का लैम्डा और V दोनों सबसे ज्यादा, अन्य राशियां जैसे आवर्ती लाल की सबसे कम, ऊर्जा लाल की सबसे कम, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे कम, और विचलन है वो भी सबसे कम होता है। तो इसका उल्टा क्वेश्चन, कि बैंगनी रंग का लैम्डा और V है वो सबसे कम होता है और ये राशियां सबसे ज्यादा होती हैं, और बीच का क्रम वैसा ही आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि लाइट की कुछ बातें आपके समझ आई होगी, और नहीं समझ आई हैं तो आप कमेंट के द्वारा मेरे से पूछना, मैं आपकी डाउट है वो क्लियर करूंगा। देखो माय डियर स्टूडेंट या साथियों, सफल होने के लिए आपने एक बात पढ़ी होगी, डिजायर आवश्यक है। डिजायर यानी इच्छा शक्ति आवश्यक है। मैं कहता हूं डिजायर के साथ फायर भी आवश्यक है। डिजायर विथ फायर, मैं लाइन बार बार बोलता हूं। डिजायर तो सबकी होती है, मेरे भी डिजायर होती है कि मैं हलवा खाऊं, लेकिन हलवा बनाने की फायर मन में, दिल और दिमाग में वो आग होनी आवश्यक है। अगर सफलता चाहते हो तो अपने अंदर एक आग पैदा करो जिससे कि उस मुकाम को आसानी से हासिल कर सको। तो आज का जो मोटिवेशन कोड है या वाक्य वो है डिजायर विथ फायर। थैंक यू, धन्यवाद।